बच्चों आज मैं आपसे बात करूंगा कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 9 लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता के बिंदु स्टार्टअप इंडिया योजना के बारे में। बच्चों हमारे भारत देश में ये योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गई और यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसके माध्यम से नए उद्यमियों को स्टार्टअप स्थापित करके देश के आर्थिक विकास में सहयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आइए देखते हैं स्टार्टअप इंडिया योजना। सबसे पहले हम जानेंगे स्टार्टअप का अभिप्राय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2017 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसके अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई। इसके अनुसार भारत में सम्मिलित अथवा पंजीकृत एक इकाई जो कि भारत में रजिस्टर्ड है वह स्टार्टअप के अंतर्गत शामिल की जाती है। 5 वर्ष से अधिक पुरानी न हो और ऐसी संस्था जो 2017 से पहले अगर बनी हुई है तो 5 वर्ष पुरानी न हो। इसके बाद की समस्त संस्थाएं तो इसमें शामिल की जाएंगी ही। समस्त उपक्रम जो 2017 के बाद हैं स्टार्टअप की श्रेणी में यदि आते हैं तो उन्हें सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन इससे पहले के 5 वर्षों में भी कोई इकाई स्थापित की गई है तो उसे भी सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन 2017 से 5 वर्ष पुरानी वह नहीं होनी चाहिए। पिछले किसी भी वर्ष में वार्षिक आवर्त 25 करोड़ से अधिक न हो और उसका पिछले वर्षों में जो टर्नओवर है, वार्षिक टर्नओवर है, वह 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई इकाई जिसे 2 वर्ष स्थापित हुए हैं और उसका टर्नओवर अगर 100 करोड़ रुपए है तो वह स्टार्टअप में नहीं गिनी जाती। आगे देखते हैं बच्चों। नव प्रवर्तन की दिशा में कार्य करना और जो ऐसे स्टार्टअप जो नव प्रवर्तन की दिशा में कार्य करते हैं, नवाचार करते हैं, तकनीक से प्रेरित उत्पादों, नई तकनीक से प्रेरित उत्पादों, सेवाओं व प्रक्रियाओं का विकास करते हैं, वाणिज्यीकरण करते हैं तथा प्राज्ञ संपत्ति अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार तथा स्वत्वाधिकार जिन्हें पेटेंट प्राप्त है वो इसमें सम्मिलित होते हैं। स्टार्टअप एक उद्यमीय उपक्रम है। यह एक उद्यमीय उपक्रम है जो लक्षित समूहों हेतु नए उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा सेवाओं का विकास, सुधार व नव प्रवर्तन करके लाभ उठाता है। देखिए स्टार्टअप क्या है, जो नए उत्पादों का निर्माण करे, नए उत्पादों को सामने लाए, नई प्रक्रियाओं को अपनाए, नई सेवाओं का विकास करे, उनमें सुधार करे और नव प्रवर्तन करके लाभ अर्जित करे, समाज को भी लाभ प्रदान करे। भारत को विश्व का तीसरा बड़ा स्टार्टअप वातावरण वाला देश कहा जाता है। हमारा जो देश है वो विश्व में तीसरा ऐसा देश है जहां पर स्टार्टअप के लिए, नए उद्यमों की स्थापना के लिए अच्छा वातावरण प्रदान किया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया योजना भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। देश में नव प्रवर्तन तथा स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने हेतु एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र को तराशने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई पहल है। भारत सरकार की ऐसी पहल है कि जो नए उपक्रम हैं, जो नए स्टार्टअप सामने आ रहे हैं, जो नव प्रवर्तन करने को तैयार हैं, उन्हें एक ऐसा माहौल तैयार करके दिया जाए ताकि वो देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। यह अभियान स्थायी आर्थिक समृद्धि, स्थायी ग्रोथ के, आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने के अंदर योगदान करेगा, मार्ग प्रशस्त करेगा तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। जो ये अभियान था इसका उद्देश्य ये था कि यह बड़े पैमाने पर लोगों को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित करेगा, साथ ही साथ उनके द्वारा स्थापित उपक्रमों से अन्य लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। भारत सरकार का उद्देश्य नव प्रवर्तन तथा अभिकल्प के माध्यम से संवर्धित करने हेतु स्टार्टअप को बल देना है। नव प्रवर्तन, नई डिजाइनों के माध्यम से, नया कुछ करने के माध्यम से विकास, ग्रोथ करने हेतु स्टार्टअप को बल देना इसका उद्देश्य भारत सरकार का था।
इस योजना के विशिष्ट उद्देश्य, देखिए कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य भी थे, जो कौन कौन से हैं। पहला उद्देश्य था उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना, नए नए उद्यमियों को उपक्रम लगाने के लिए, आगे बढ़ने में योगदान देने के लिए प्रेरित करना, उनको प्रोत्साहन प्रदान करना, उन्हें समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। समाज में उद्यमिता मूल्यों को अंतर्निविष्ट करना तथा उद्यमशीलता के प्रति लोगों की मानसिकता को प्रभावित करना, लोगों की मानसिकता को प्रभावित करना, ताकि वो नए से नए आगे बढ़ें और नए उद्यम लगाएं। इसके लिए उन्हें प्रेरित किया जाए, इसकी मानसिकता उनमें उत्पन्न हो, इसको भी प्रभावित करना इसका मुख्य उद्देश्य था कि किस प्रकार लोगों को उद्यमशीलता की ओर अग्रसर किया जाए, उनके अंदर जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं उनके पास हैं, उनको वो धरातल पर उतार सकें, इसके लिए उन्हें प्रेरित करना भी इसका उद्देश्य था। युवाओं को उद्यमी बनने हेतु आकर्षित करना, युवाओं को अधिक से अधिक आकर्षित करके उद्यम स्थापित करने के लिए आगे बढ़ने में सहयोग देना भी इसका एक उद्देश्य था। उद्यमशीलता की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, उनमें उद्यमशीलता की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना भी इसका एक उद्देश्य रखा गया। लाभप्रद, अधिमानी तथा व्यवहार्य जीविका के रूप में उद्यमशीलता का ध्यान करने हेतु शिक्षित युवाओं, वैज्ञानिकों तथा शिल्प विज्ञानियों को अभिप्रेरित करके अति सक्रिय स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना था। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि वैज्ञानिकों, शिक्षित युवाओं, शिल्प विज्ञानियों को अभिप्रेरित करके नए स्टार्टअप स्थापित हों, इसके लिए वो प्रेरित हों, यह भी इसका गुण था, इसका उद्देश्य था, क्योंकि इसको लाभप्रद, अधिमानी तथा व्यवहार योग्य जीविका के रूप में बताया गया। स्टार्टअप से पूर्व, प्रारंभिक स्तर तथा स्टार्टअप के पश्चात सहित उद्यमशीलता विकास के प्रारंभिक चरण को बल देना तथा उपक्रमों की संवृद्धि करना। देखिए, स्टार्टअप से पूर्व, प्रारंभिक चरण में, वह स्टार्टअप के पश्चात, उद्यम के स्थापित करने से पहले, उद्यम को स्थापित करने के दौरान और उद्यम स्थापित कर लेने के बाद भी व्यक्ति को परामर्श देना, सलाहकारी सेवाएं देना, उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना भी इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे। कम प्रतिनिधित्व वाले लक्षित समूह, देखिए इस योजना में ऐसे समूह पर भी ध्यान दिया गया जिनको पहले की योजनाओं में कम लक्षित रखा गया था, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, जैसे महिलाएं, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े समाज, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करके। ये वो वर्ग थे जिन पर पहले ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। इन समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करके उद्यमों संबंधी आपूर्ति का विस्तृत आधार देना इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को सम्मिलित करने हेतु सूची स्तंभ के सबसे निचले स्तर पर जनसंख्या की आवश्यकता को समझने हेतु स्थायी विकास करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया। जो निचले स्तर पर हैं, जनसंख्या का वो वर्ग जो निम्न स्तर पर है, जहाँ तक सरकारी सहायता सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं, जिन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, ऐसे लोगों तक भी इस योजना के माध्यम से सहायता पहुंचाई गई। उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु इस योजना में कार्य किया गया। स्थायी विकास करने हेतु, ताकि उस निचले स्तर पर स्थित व्यक्ति को भी आगे बढ़ने का पूरा मौका मिल सके। बड़े उद्योगपतियों की भांति वह भी अपना उपक्रम स्थापित करके अपना रोजगार प्राप्त कर सके, अन्य लोगों को रोजगार दे सके, जीवन स्तर में सुधार कर सके। इस योजना में इसको भी ध्यान में रखा गया।
स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत। देखिए, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत में जो कार्य किए गए वो कौन कौन से थे? सरलीकरण एवं हस्तस्थ। स्टार्टअप को अनुकूल तथा लोचशील बनाने के अनुपालन में सरलीकरण घोषित किए गए। देखिए, स्टार्टअप को अनुकूल, लोगों के अनुकूल बनाने, और उसकी जो प्रक्रिया थी, अनुपालन, उसकी प्रक्रिया, अनुपालन का मतलब होता है प्रक्रिया, लोचशील बनाने हेतु उसकी प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया। लोगों तक आसानी से उसकी प्रक्रिया, उन्हें जानकारी हो सके, उनको प्रक्रिया की समझ हो सके, इसके लिए उन्हें सरल बनाया गया ताकि लोग अधिक से अधिक स्टार्टअप योजनाओं से जुड़े और आगे बढ़कर अपने उपक्रम स्थापित करें। इसलिए इसको सरलीकरण पर ध्यान दिया गया। स्टार्टअप इंडिया केंद्र, इसके अंतर्गत ऐसे सेंटर्स स्थापित किए गए, ऐसे हब क्षेत्र स्थापित किए गए जहां पर एकल खिड़की योजना के अंतर्गत एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं स्टार्टअप के लिए उपलब्ध थीं। समस्त स्टार्टअप पारिस्थितिक हेतु एकल संपर्क केंद्र बनाना तथा ज्ञान विनिमय व निधिकरण तक पहुंच को सक्षम बनाना इसके अंतर्गत किया गया। एकल संपर्क केंद्र, एक ही स्थान पर संपर्क करने के बाद में ज्ञान विनिमय, ज्ञान उपलब्ध हो जाए, वहाँ हर प्रकार की जानकारी उसे मिल जाए स्टार्टअप करने वाले व्यक्ति को, ऐसे स्थान निश्चित किए गए, ऐसे हब क्षेत्र बनाए गए। निधिकरण मतलब वित्त के संबंध में भी उसे जानकारी दी जाए, कहाँ से किस प्रकार वित्त उपलब्ध होगा, सरकार किस तरह से उसकी वित्तीय सहायता करेगी, इसके लिए भी इस जगह जानकारी उसे मिलने लगी थी। कानूनी सहायता तथा स्वत्वाधिकार जांच को तेज करना। स्वत्वाधिकार को हमने देखा पेटेंट। कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टिकोण से भी इस योजना में ध्यान दिया गया। संबद्ध स्टार्टअप के अभिकल्पों की सुरक्षा को सुलभ करने हेतु प्राज्ञ संपत्ति सुरक्षा स्टार्टअप की योजना पर विचार किया गया। इस योजना के अंतर्गत जो स्टार्टअप करने वाले लोगों की डिज़ाइन थी, जो डिज़ाइन उन्होंने तैयार की थी, उन डिज़ाइनों को सुरक्षित रखने हेतु उन्हें प्राज्ञ संपत्ति सुरक्षा कानून के अधिकार के अंतर्गत, जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, उसके अंतर्गत उन्हें सुविधाएं प्रदान करना भी इस योजना के अंतर्गत रखा गया, ताकि वो एकाधिकार रख सके, वो अपना अधिकार उस पर रख सके, उन्हें कॉपीराइट मिल सके, उन्हें पेटेंट मिल सके, इसका भी ध्यान रखा गया। सरल बहिर्गमन। देखिए, कई बार उद्यमी इसलिए उद्यम लगाने से डरता है क्योंकि नुकसान होने की स्थिति में या नहीं चला पाने की स्थिति में उससे बाहर निकलने के लिए कई कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। ऐसी स्थिति में वह बाहर आने की जो समस्याएं होती है, इससे बचने के लिए वह उद्यम स्थापित ही नहीं करता। लेकिन इस योजना के अंतर्गत सरल बहिर्गमन की व्यवस्था रखी गई। समापन पर व असफल होने पर जटिल तथा लंबी बहिर्गमन प्रक्रिया के डर के बिना ही नए तथा अभिनव विचारों के प्रयोगों को बढ़ावा मिलेगा। जब बहिर्गमन की प्रक्रिया सरल बना दी गई तो उसका फायदा क्या मिलेगा? नए व अभिनव, नए जो विचार थे उनके प्रयोगों को बढ़ावा मिलेगा। वो अधिक से अधिक लोग अपने विचारों को लेकर आगे आएंगे, अपने स्टार्टअप स्थापित करेंगे, जिसका फायदा समाज को होगा, जिसका फायदा देश को होगा। उष्मायत्र व्यापार संपोषक लगाने हेतु निजी क्षेत्र को साथ में लेना। देखिए, व्यापार संपोषक क्या है? व्यापार संपोषक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यापारी को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसको वित्तीय जो उसकी आवश्यकता है वो उसको उपलब्ध कराई जाएगी, उसके प्रबंधन से जुड़ी हुई
समस्याएं दूर की जाएगी, उसकी विपणन से संबंधित समस्याओं को वहाँ पर दूर किया जाएगा। एक ऐसा वातावरण उसे देना जहाँ पर उसकी इन समस्याओं का निदान हो सके, उसे आगे बढ़ने के अनुकूल माहौल मिल सके, यह व्यापार संपोषक होता है, ऊष्मायित्र होता है। ऐसी उसे माहौल तैयार करके देना जिसमें वह अपनी संस्था को आगे बढ़ा सके। सरकार द्वारा खुद के द्वारा प्रायोजित निधिकृत वित्त उपलब्ध कराए हुए ऊष्मायित्रों का पेशेवर प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु सरकार पूरे देश में PPP के माध्यम से ऊष्मायित्रों की स्थापना करने जा रही है। पूरे देश में ऐसा माहौल तैयार हो सके, इसके लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से ऐसे ऊष्मायित्रों की स्थापना करने का प्रयास सरकार करने जा रही है। कर छूट, देखिए स्टार्टअप इकाइयों को करों में भी छूट प्रदान की जाती है। लाभ 3 वर्षों की अवधि तक आयकर से मुक्त रहेंगे। स्टार्टअप कंपनियों को जो लाभ मिलते हैं वो प्रारंभिक 3 वर्षों तक आयकर से मुक्त रहेंगे। किसी भी प्रकार का कोई आयकर उन्हें नहीं देना होगा। इसके अलावा भी कई अन्य सहूलियतें सरकार द्वारा दी जाती हैं। आगे है बच्चों, स्टार्टअप हेतु निधिकरण के तरीके। किस प्रकार स्टार्टअप को वित्तीय की व्यवस्था होगी, वित्तीय सहायता मिलेगी, कहां से वह वित्त उपलब्ध कर पाएगा, इसके बारे में हम देखते हैं। स्वयं संसाधनों का प्रयोग करके कोई भी जब व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है, उद्यम स्थापित किया जाता है, तो वह खुद के वित्तीय संसाधनों का प्रयोग करके ही, निजी संसाधनों का प्रयोग करके ही प्रारंभ किया जाता है। स्व वित्तीय निजी बचतें एवं संसाधन प्रथम निधिकरण विकल्प है। सबसे पहले खुद के पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, जो वित्त के साधन उपलब्ध हैं, उनको प्रयोग में लेना। अपनी निजी बचतों एवं संसाधनों को फैलाकर आप अपने व्यवसाय से सहबद्ध हो जाते हैं तथा बाद में निवेशक इसे आपका गुण समझते हैं। निवेशक इसे क्या समझते हैं? आपका गुण समझने लगते हैं। आप अपने व्यवसाय में लग जाते हैं। प्रारंभिक आवश्यकता छोटी होने की दशा में यह निधिकरण का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। अगर हमारी आवश्यकताएं सीमित हैं, थोड़ी हैं, तो इस माध्यम से हम वित्त की व्यवस्था कर सकते हैं, धन की व्यवस्था कर सकते हैं। यह एक अच्छा विकल्प होता है। जनता निधिकरण, देखिए जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ती है तो जनता से धन एकत्र करने की ओर अग्रसर होना पड़ता है। जनता निधिकरण का अभिप्राय लोगों के एक समूह द्वारा एक समान लक्ष्य हेतु संसाधनों का एकत्रीकरण करना है। लोगों के समूह द्वारा एक निश्चित लक्ष्य के लिए क्या करना है? संसाधनों का एकत्रीकरण करना है। जनता निधिकरण स्टार्टअप अथवा लघु व्यवसायों की निधिकरण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और जनता निधिकरण के माध्यम से जो लघु व्यवसाय होते हैं, जो इस प्रकार के स्टार्टअप होते हैं, इनके वित्त की व्यवस्था हो जाती है। लोगों का समूह एकत्रित होकर अपनी पूंजी को उस स्टार्टअप में लगाने का कार्य करता है। दिव्य निवेशक, देखिए ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जिनके पास अतिरिक्त धन होता है, बहुत पैसा है, तो वो नए स्टार्टअप में अपना धन निवेश करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन्हें दिव्य निवेशक कहा जाता है। दिव्य निवेशक वे व्यक्ति हैं जिनके पास अतिरिक्त धन है तथा वे आने वाले स्टार्टअप में निवेश करने में दिलचस्पी रखते हैं। साथ ही साथ ये पूंजी तो देंगे और लेकिन अपने अनुभवी परामर्श भी उन्हें उपलब्ध कराते हैं। ये पूंजी के साथ साथ अपने बहुमूल्य परामर्श, सलाहें भी स्टार्टअप को प्रदान करने का कार्य करते हैं, जिससे स्टार्टअप तेजी से आगे बढ़ते हैं। उपक्रम पूंजी,
पेशेवर प्रबंधित निधियां हैं जो अत्यधिक संभावनाओं वाली कंपनियों में निवेश की जाती हैं। जिनमें अधिक संभावना होती है वहां पर इस माध्यम से धन निवेश किया जाता है। उपक्रम पूंजीपति व्यवसाय संगठनों को दक्षता तथा अनुभवी परामर्श उपलब्ध कराते हैं। जो बड़े उद्यम होते हैं वो नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपने उपक्रम की पूंजी उनमें लगाते हैं, निवेश करते हैं। साथ ही साथ वो अनुभवी परामर्श उपलब्ध कराते हैं और दक्षता भी उन्हें प्रदान करने का कार्य करते हैं, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य भी करते हैं तथा निरंतरता व माप क्रमणीयता के दृष्टिकोण से व्यवसाय संगठन के विकास की परीक्षण जांच करते हुए उसका मूल्यांकन करते हैं। समय समय पर व्यवसाय की मूल्यांकन भी किया जाता है कि जो स्टार्टअप चल रहा है वो कितना सफल है, उससे कितना फायदा हो रहा है, इसका मूल्यांकन भी इनके द्वारा किया जाता है क्योंकि इन्होंने उसमें पूंजी लगाई हुई होती है। व्यवसाय ऊष्मायित्र तथा उत्प्रेरक, ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष सैकड़ों स्टार्टअप व्यवसायों की सहायता करते हैं। देखिए ऊष्मायित्र के बारे में हमने अभी अभी देखा था कि एक ऐसा माहौल तैयार कर देना जहां पर प्रशिक्षण भी प्राप्त हो, जहां पर विपणन से संबंधित सेवाएं भी प्राप्त हो, प्रबंधन से संबंधित सेवाएं भी प्राप्त हो, साथ ही साथ वहां वित्त की व्यवस्था भी हो। ऐसा माहौल जिसमें वह उद्यम, वह स्टार्टअप तेजी से आगे बढ़ सके। तो जो ये ऊष्मायित्र हैं और जो ये उत्प्रेरक हैं जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, ये स्टार्टअप व्यवसायों की सहायता करते हैं। ऊष्मायित्र अभिभावक की तरह है जो व्यवसाय का पालन पोषण करता है। देखिए व्यवसाय का पालन पोषण करता है जबकि उत्प्रेरक व्यवसाय को चलाने में सहायता करते हैं। ये स्टार्टअप को अनुभवी परामर्शदाताओं, निवेशकों तथा साथी स्टार्टअप से जोड़ते हैं। देखिए जो ये ऊष्मायित्र होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, ये नए स्टार्टअप को परामर्श देने का कार्य भी करते हैं, साथ ही साथ उन्हें सलाह प्रदान करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और जो अन्य स्टार्टअप हैं उनके साथ जोड़ने का प्रयास भी करते हैं ताकि स्टार्टअप तेजी से आगे बढ़ सके। सूक्ष्म वित्त तथा गैर बैंकिंग वित्तीय निगम, कई प्रकार की वित्तीय संस्थाएं भी इन स्टार्टअप में निवेश करने का कार्य करती हैं। सूक्ष्म वित्त मूलतः उन्हें वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है जिनकी पहुंच परंपरागत बैंकिंग सेवाओं तक नहीं थी। ऐसे स्थान जहां पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे स्थानों पर स्टार्टअप को वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने में इन सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। वे परंपरागत बैंकिंग सेवाओं तक जिनकी पहुंच नहीं है उन्हें वित्त उपलब्ध कराते हैं अथवा वे बैंक ऋण हेतु योग्य नहीं हैं, ऐसे लोगों को भी वित्त उपलब्ध कराकर उन्हें स्टार्टअप के लिए आगे प्रेरित करते हैं, उन्हें वित्त उपलब्ध कराते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय निगम एक बैंक की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किए बिना ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। जो गैर बैंकिंग वित्तीय निगम हैं ये बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते, ये बिना उनकी पूर्ति करे ही स्टार्टअप को फंड उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। बच्चों आज हमने इस वीडियो में स्टार्टअप इंडिया योजना के बारे में जाना। स्टार्टअप भारत के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और स्टार्टअप के द्वारा ही नए नए उद्यमी नई नई योजनाओं के साथ आगे आ रहे हैं। इससे हमारे देश का विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, उनके जो जीवन स्तर है उसमें सुधार भी हो रहा है। तो देश के आर्थिक विकास में स्टार्टअप का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और यह योजना स्टार्टअप इंडिया योजना स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।